सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनीमिया। आज हम एनीमिया को थोड़ा कवर कर लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एनीमिया हमारे पास क्या होता है? बेसिकली एनीमिया हमारे पास एक ब्लड डिसऑर्डर है जो रिडक्शन इन रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम, इनकी कमी की वजह से हो रही होती है। जनरली आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट और पीजीफी इसलिए कम होता है क्योंकि आरबीसीज की प्रोडक्शन कम हो जाती है, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है या बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है। ऑल दिस इंसिडेंट आर कॉज्ड बाय आइदर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस सच एज न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, इन्फेक्शन एंड एक्सपोजर टू द ड्रग और टॉक्सिन। ये सारे इसके फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम एनीमिया की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं तो एनीमिया हमारे पास 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो रही होती है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है और इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसके नेम के अकॉर्डिंग ही हमें आइडिया हो रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम इसका साइज एंड कलर देखते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल हमारे पास साइज होता है ना आरबीसी का, वो हम एमसीवी के थ्रू डिटरमाइन करते हैं, और जो हमारे पास कलर होता है आरबीसी का वो हम एमसीएचसी के थ्रू डिटरमाइन कर रहे होते हैं। इस मेथड के थ्रू हम एनीमिया को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक मतलब सेल का साइज नॉर्मल है, नॉर्मोक्रोमिक सेल की जो हमारे पास कलर है वो भी नॉर्मल है, लेकिन सेल का जो आरबीसी अमाउंट है ना वो हमारे पास कम है। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक, अब यहाँ पे आरबीसी का साइज ज़्यादा हो गया, मैक्रो लार्ज इन साइज है, और नॉर्मोक्रोमिक लेकिन कलर उसका सेम ही है, नॉर्मल ही है, आरबीसी के काउंट इसके अंदर कम है। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इसके अंदर क्या है कि मैक्रोसाइटिक आरबीसी का साइज इंक्रीज हो गया, हाइपोक्रोमिक और कलर कम हो गया, मतलब बेसिकली रेड से वो पेल की तरफ मूव करेगा। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में क्या होगा कि माइक्रोसाइटिक आरबीसीज का साइज स्मॉल हो गया, हाइपोक्रोमिक और आरबीसीज का जो कलर है वो भी कम हो गया, रेड से चेंज होकर वो पेल हो गया। सो ये 4 कैटेगरीज हमारे पास थी उसकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बेसिकली इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इस डिजीज़ का, तो ये हमारे पास 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो रहा है। हेमरेजिक एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस टेबल को देख लेते हैं जो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में क्या हो रहा है कि साइज ऑफ आरबीसी नॉर्मल, कलर ऑफ आरबीसी नॉर्मल। नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में क्या हो रहा है कि साइज ऑफ आरबीसी नॉर्मल, कलर जो है वो हमारे पास लेस हो जाएगा। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में क्या हो रहा है कि साइज हमारे पास लार्ज हो जाएगा और कलर हमारे पास लेस हो जाएगा। और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में क्या हो रहा है कि साइज हमारे पास स्मॉल हुआ है और कलर भी हमारे पास लेस हो गया। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट जो हमारे पास हेमरेजिक एनीमिया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हेमरेज हमारे पास क्या होता है? बेसिकली एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, इसे हम हेमरेज का नेम देते हैं। और एनीमिया हमारे पास हो रहा है ड्यू टू एनी हेमरेज, इसे हम हेमरेजिक एनीमिया कहेंगे। ये हमारे पास एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। अगर हम एक्यूट हेमरेज को देख लेते हैं तो एक्यूट हेमरेज हमारे पास बेसिकली सडन लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन एनी केस ऑफ एक्सीडेंट। कोई भी एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से सडनली ब्लड का लार्ज क्वांटिटी में लॉस हो गया है। विद इन 24 आवर्स आफ्टर हेमरेज, 24 घंटों के अंदर अंदर हेमरेज के बाद प्लाज्मा पोर्शन जो होता है ना वो ब्लड का रिप्लेस हो जाता है, लेकिन जो आरबीसीज जो होते हैं ना वो इतनी जल्दी, इतनी क्विकली रिप्लेस नहीं हो पाते हैं। उसके लिए हमें एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है। सो विद लेस नंबर ऑफ आरबीसीज हीमोडिल्यूशन होगी, क्योंकि आरबीसीज की अमाउंट कम है तो हीमोडिल्यूशन का प्रोसेस होगा। और इसमें मॉर्फोलॉजिकली देखें आरबीसीज हमारे पास नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक ही होते हैं, लेकिन आरबीसीज का काउंट जो होता है ना वो हमारे पास कम हो जाता है। अब आरबीसीज का काउंट कम होने की वजह से हाइपोक्सिया होगा जो स्टिमुलेट करेगा बोन मैरो को कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आरबीसीज को प्रोड्यूस करे। ये कंडीशन हमारे पास रिकवर होती है 4 to 6 वीक्स के अंदर। क्रॉनिक हेमरेज को अगर हम देखते हैं तो क्रॉनिक हेमरेज हमारे पास बेसिकली हो रहा होता है कि ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है बाय द इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस कंडीशन के अंदर ये हमारे पास बेसिकली पेप्टिक अल्सर कंडीशन में हो सकते हैं, हीमोफीलिया जैसी कंडीशंस में हो सकते हैं।
अब इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंटिन्यूस ब्लड का लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आयरन बहुत ज़्यादा लॉस हो गया बॉडी में से, और उसने क्या करवा दिया, आयरन डिफिशियंसी करवा दी है। अब ये जो आयरन डिफिशियंसी है ये इफेक्ट करेगी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस को, और हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है सेल के अंदर कम हो जाएगा। सेल जो है वो हमारे पास स्मॉल इन साइज हो जाएंगे, और आरबीसीज हमारे पास यहाँ पे माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक होंगे, मतलब कि सेल का साइज भी कम हो जाएगा और कलर भी कम हो जाएगा। हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक अनीमिया हमारे पास हीमोलाइसिस की वजह से हो रहा होता है। बेसिकली हीमोलाइसिस हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। जहाँ पे हमारे पास आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी वो प्रोसेस से हमारे पास हीमोलाइसिस होगा, और अगर अनीमिया हमारे पास एक्सेसिव हीमोलाइसिस की वजह से हो रहा है, जो इंक्रीज आरबीसीज प्रोडक्शन की वजह से कंपनसेट नहीं हो पा रहा, तो इसे हम कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। यह हमारे पास 2 काइंड्स की होगी, एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया और इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, ये हमारे पास एनीमिया की वो टाइप होती है जब आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है बाय एक्सटर्नल फैक्टर। हेल्दी आरबीसीज जो होते हैं ना वो हिमोलाइज हो रहे होते हैं इन फैक्टर्स के थ्रू डेट आउटसाइड द ब्लड, सच एज एंटीबॉडीज, केमिकल एंड ड्रग्स। एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया को हम ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। इसके कॉमन कॉज क्या हो सकते हैं, लिवर फेलियर हो सकते हैं, रीनल डिसऑर्डर हो सकती है, बर्न्स, इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस, मलेरिया, ड्रग्स जैसे कि पेंसिलिन, एंटी मलेरियल ड्रग्स वगैरह का यूज़, पॉइजनिंग हो सकती है। उसके अलावा एंटी आर एच फैक्टर की प्रेजेंस की वजह से हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकता है, जैसे कि इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया हमारे पास क्या होगा कि इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया में डिस्ट्रक्शन हो रही है आरबीसीज की ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव आरबीसीज। There is production of unhealthy RBCs which are short-lived and destroyed soon. Intrinsic hemolytic anemia is often inherited and include the sickle cell anemia और thalassemia. Inherited disorder होती है जिसके अंदर हमारे पास unhealthy RBCs की प्रोडक्शन हो रही होती है जो बहुत ज़्यादा short-lived होते हैं और जल्दी से ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब उनकी डिस्ट्रक्शन जल्दी हो जाती है। ये बेसिकली हमारे पास सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की कंडीशन होती है। अब इसमें हमारे पास एबनॉर्मल शेप होती है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के अंदर। आरबीसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं और सस्पेक्टेबल फॉर द हीमोलाइसिस। सिकल सेल एनीमिया को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो सिकल सेल एनीमिया हमारे पास एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है करेक्टराइज्ड बाय द सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हीमोग्लोबिन डबल एस डिजीज़ और सिकल सेल डिजीज़, और अफ्रीकन ओरिजिन के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सिकल सेल एनीमिया हमारे पास एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी वजह से हो रही होती है, जिसे हम हीमोग्लोबिन एस भी कहते हैं और सिकल सेल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो अल्फा चेन होती है ना वो नॉर्मल होती है, लेकिन बीटा चेन जो होती है ना वो अब नॉर्मल हो जाती है। द मॉलिक्यूल ऑफ, अब इसमें क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है ना, हीमोग्लोबिन एस के जो मॉलिक्यूल हैं वो पॉलीमराइज होंगे लॉन्ग चेन के अंदर और प्रेसिपिटेट कर रहे होंगे सेल के अंदर ही। इसकी वजह से आरबीसीज जो हैं वो सिकल शेप अटेन कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं, डेट लीडिंग टू द हीमोलाइसिस। सिकल सेल एनीमिया अकर व्हेन अ पर्सन इनहेरिट 2 एबनॉर्मल जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। बच्चों के अंदर क्या होता है कि हीमोलाइज सिकल सेल एग्रीगेट करते हैं और ब्लॉक कर देते हैं ब्लड वेजल को, जो हमारे पास इन्फेक्शन का कॉज बन रही होती है, मतलब कि ब्लड सप्लाई जो है वो लॉस हो जाती है। इन्फेक्शन हमारे पास स्मॉल बॉन्स के अंदर हो रहा होता है। इन्फेक्टेड स्मॉल बॉन्स जो होती हैं वो हैंड और फुट रिजल्ट इन वेरिंग लेंथ इन द डिजिट्स। दिस कंडीशन इज नोन एज द हैंड एंड फुट सिंड्रोम। जॉइंटनेस भी इसके अंदर हो रहा होता है, बच्चों के अंदर कॉमनली हो रहा होता है। देन हम देख लेते हैं थैलेसीमिया को। थैलेसीमिया भी हमारे पास इनहेरिटेड डिसऑर्डर होती है जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से हो रही होती है। थाईलैंड वाले रीजन में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। थैलेसीमिया की भी हमारे पास 2 काइंड्स होती है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा पाई जाती है अल्फा थैलेसीमिया की निस्बत। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है ना इक्वल होती हैं, लेकिन थैलेसीमिया में क्या होता है इन दोनों चेन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाती है ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन जीन्स। ये क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन्स को इन द इमेच्योर आरबीसीज लीडिंग टू डिस्टर्बेंस इन द एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस, और ये प्रेसिपिटेट फर्दर अकर हो रही होती है हमारे पास मैच्योर रेड ब्लड सेल में, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस हो जाता है।